Welcome to presentation on बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड का दूसरा नाम होता है असेट एलोकेशन फंड। ये फंड क्या करते हैं कि जो मार्केट की कंडीशन को देखने के बाद फंड मैनेजर उसका असेट एलोकेशन चेंज कर सकता है। उसका असेट एलोकेशन फिक्स नहीं है, जैसे दूसरे जो फंड हैं उनमें असेट एलोकेशन फिक्स रहता है कि इतना परसेंट तक आपका इक्विटी रह सकता है और इतना परसेंट तक डेट रह सकता है। उनमें भी मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज स्पेसिफाइड किया हुआ है, सब जो उसका जो डेफिनेशन है उसके अंदर। बट इनमें कोई कोई डिफाइन परसेंटेज मिनिमम या मैक्सिमम नहीं है। इट इज लेफ्ट टू द फंड हाउस व्हेन दे डिजाइन। जब भी वो लोग अपना फंड हाउस डिजाइन मतलब फंड का डिजाइन करते हैं, उसी समय वो अपना ऑफर डॉक्यूमेंट में और स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में उसकी डिटेल जानकारी देते हैं कि हमारा असेट एलोकेशन में इक्विटी का परसेंटेज इतना परसेंट से इतना परसेंट तक रहेगा और डेट का परसेंटेज इतना परसेंट से इतना परसेंट तक रहेगा। उसी के अंदर में फंड मैनेज करता है और उसी के हिसाब से उसका जो है बेंचमार्क इंडेक्स होता है। ये डिस्क्लेमर है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो होता है। तो म्यूचुअल फंड था क्या, बेसिकली म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होते हैं जो इन्वेस्टर का जिनके कॉमन फाइनेंशियल गोल है उनके पैसे को इकट्ठा करके जो है एक जगह इन्वेस्ट करते हैं। और जो पैसा इकट्ठा होता है उसको क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है उसको कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जो है जैसे शेयर, डिबेंचर और दूसरी मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है। वो इन्वेस्टमेंट करने से क्या मिलता है कि तो इनकम जनरेट होती है और उसका कैपिटल अप्रिसिएशन होता है। वो रियलाइज करते हैं और फिर बाद में यूनिट होल्डर में बराबर बराबर उसको बांट दिया जाता है। जैसा इस डायग्राम में बताया हुआ है, इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर जो है पूल किया अपना मनी को, वो फंड मैनेजर को दे दिया, फंड मैनेजर ने उसको इन्वेस्टमेंट किया मार्केट में, और मार्केट में करने के बाद वो कुछ रिटर्न जनरेट हुआ, रुपया जो दिखाया हुआ है, और जो जो जनरेट हुआ रिटर्न वो जो वापस जो है इन्वेस्टर को दे दिया। और तो इसमें फंड मैनेजर अपना फीस लेता है और बाकी जो भी एजेंसी जिनका छोटा छोटा रोल रेगुलेशंस के हिसाब से दिया हुआ है, सब अपना रेगुलेशन के हिसाब से अपना फीस जो है उसमें चार्ज करते हैं। तो क्या होता है म्यूचुअल फंड में, जब आप अपना पैसा लगाते हैं डायरेक्ट शेयर में लगाने के बजाय, आपको क्या क्या मिलता है उसमें, आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है। क्योंकि जो मैनेजर फंड मैनेजर हायर करते हैं ये लोग अच्छा मार्केट का एक्सपोजर जानकारी पूरा रखते हैं। और इंडिविजुअल की उतनी जो है ना तो उतना समय दे पाते हैं और ना उनके पास उतना रिसोर्स होता है, ना उतना पैसा होता है कि जैसे एक बड़ा शेयर आज की तारीख में आप सोचिए कि अगर एमआरएफ का शेयर है जो 60-70 हज़ार रुपए में मिलता है, आपको अगर चाहें कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं कर सकते हैं। 60-70 हज़ार रुपए आप तो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहते हैं 10 हज़ार 5 हज़ार रुपए से, जो 60 हज़ार रुपए का एक शेयर तो करेंगे क्या। कोई कोई शेयर 20-20 हज़ार रुपए के भी ट्रेड होते हैं। और उनमें अभी आपको पता लगता है कि वो अच्छे शेयर है और वो अच्छा ग्रोथ होगा, और लेकिन आप उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या है, 5 हज़ार रुपया है या तो 10 हज़ार रुपया है। तो ये उससे जो है आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट होने से जो पूल होता है पैसा, पूल होने के बाद ये लोग ऐसा कर पाते हैं। दूसरा आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है कि जो आप अगर आप अपना पैसा है 5 हज़ार, 10 हज़ार, 25 हज़ार किसी एक शेयर में लगाएंगे, वो पर्टिकुलर शेयर जो है चला नहीं, बाकी सब चल गए, तो आपको लगेगा अरे क्या हो गया, कहाँ फंसा दिया। फिर आप टीवी में कहीं फोन करेंगे, किसी को पूछेंगे, वो बोलेगा अरे आप बेवकूफ हैं, आपको कब कब किसने कहा था इसमें लगाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पैसा एक शेयर में नहीं लगता है। तो जो भी कोई सा भी आप फंड ले लीजिए उसमें 20, 25, 30, 50 शेयर्स में जो है आपका इन्वेस्टमेंट होता है। और जो है उस हिसाब से आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। उसमें एक अच्छा परफॉर्म करता है, थोड़ा कोई कम परफॉर्म करता है, कोई आज परफॉर्म करता है, कोई कल परफॉर्म करता है। तो इस हिसाब से आपको ओवरऑल बेनिफिट मिलता है। तीसरी बात है लिक्विडिटी और कन्वीनियंस। आपने देखा होगा कि शेयर बाजार में आमतौर पर कभी क्या अपर सर्किट लगता है, कभी लोअर सर्किट लगता है। कभी बाजार गिर जाता है, लोअर सर्किट लग जाएगा और आप बेचना चाहें नहीं बेच सकते। कभी अपर सर्किट लग जाएगा, आप खरीदना चाहते नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि कोई सेलर नहीं है। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपको कंटिन्यूस लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। एक्सेप्शनल कुछ केस हो गया वो अलग बात है, बट जो है पूरा इनका कोशिश रहता है कि वो जो आपको जब भी जो टाइम दिया हो उसके पहले आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस दिन के कट ऑफ टाइम के पहले करेंगे तो उस दिन के एनएवी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। और कन्वीनियंस रहती है कि आपको बहुत ज़्यादा जो अभी अभी प्रोसेस काफ़ी सिंप्लीफाई होगी, पूरा ऑनलाइन हो गया, आप घर में बैठे कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई कागज़ कहीं से लाने की जरूरत है, ना कोई पेपर भरना, ना कोई साइन करना है, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस हो गया। दूसरा क्या, टैक्स इफिशिएंसी का सवाल आता है। टैक्स इफिशिएंसी में ऐसा है कि अगर अगर आपने कुछ
इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको प्रॉफिट बुक करना, मान लिया कि आपने किसी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट किया और वो शेयर बढ़ गया और उसको इन्वेस्टमेंट कर उसको आपने सोचा कि अब और नहीं बढ़ेगा और ये बेचना है, तो बेचेंगे। द मोमेंट यू सेल यू बिकम लायबल टू पे कैपिटल गेन्स टैक्स। तो यहाँ पे आपको क्या है कि कैपिटल गेन्स टैक्स आपने पे कर दिया 10% या 15%, जैसा भी आपका लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो आपका उतना पैसा कम हो जाएगा। जब फर्ज कीजिए आपने 10,000 रुपए लगाया और 10,000 रुपए का 20,000 हो गया और 20,000 रुपए में जब आपने बेच दिया तो आपका 10,000 उसमें कैपिटल गेन हुआ, उस पर आपका 10,000 रुपए टैक्स लग गया, तो आपका पैसा लग गया कितना, 19,000। तो अभी दूसरी बार आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले साल के लिए 19,000 ही आपका रह गया और वो 19,000 के ऊपर आपका एप्रिसिएशन होगा 20,000 रुपए होने के बजाय। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका पूरा पूरा 20,000 रुपया जो है वो रहेगा, फंड मैनेजर उस शेयर को बेच देगा और वो जो फंड मैनेजर बेचेगा उसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं है। तो आपको जो उसका फायदा जो है मिलता है कि आप जो है आपके शेयर खरीदे जाते रहेंगे, बेचे जाते रहेंगे, आपको ना तो उसका हिसाब रखने की जरूरत है और ना आपको उस पर टैक्स इंप्लीकेशन कैलकुलेट करने की जरूरत है। आपको पूरा का पूरा जो है उसमें शांति से जो आराम से एक बार पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, जब तक आपको नहीं चाहिए 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 25 साल जितने साल के लिए भी रखना है आप रख के छोड़ दीजिए और उसको देखिए कैसे वो ग्रो करता है। तो ये है टैक्स इफिशिएंसी की बात। अभी इसके आगे हम देखते हैं फेज, कैसे कैसे इनका इतिहास क्या है म्यूचुअल फंड का। भारतवर्ष में जो है 1963 के अंदर एक यूटीआई एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट ने, तो जिसके बाद यूटीआई की स्थापना हुई और यूटीआई ने पहला स्कीम लॉन्च किया था यूनिट 64। वो स्कीम जो है 2003 तक, जिन लोग जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा, 2000 के बीच में काफी बड़ा जो है उसमें प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम ये था कि वो जो है जो म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस बने 96 में, वो यूटीआई यूनिट स्कीम यूएस 64 उसको मानता नहीं था और उनका क्या था, महीने महीने का एनएवी डिक्लेयर होता था, बाजार बीच में महीने में कहाँ का कहाँ चला जाता है। तो उसमें कुछ लोग जिनको पता है कि एनएवी जो है महीने के बाद बढ़ा हुआ आएगा तो वो जो है खरीद लेंगे सस्ते में और महीने के बाद उसको फायदा हो जाएगा, और जिनको पता नहीं, पता है कि गिर जाएगा तो अपना बेच लेंगे और बाकी जो शेष यूनिट होल्डर रहेगा उनको नुकसान हो जाएगा। तो बहुत इफिशिएंट सिस्टम नहीं था और ये लोग उसको मानते नहीं। दूसरा, इनका जो पूरा इन्वेस्टमेंट जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में नहीं था, कुछ रियल एस्टेट में और जगह जगह इन्वेस्टमेंट इनका था। तो फाइनली क्या किया वो 2003 में जो 1963 का जो एक्ट बना हुआ था यूटीआई एक्ट, उसको रिपील कर दिया गया और जो यूटीआई म्यूचुअल फंड था उसके पहले वाला 2003 के पहले वाला, उसको जितना भी इन्वेस्टमेंट इस तरह का था जो प्रॉब्लम वाला था, उसको सब एक संस्था मतलब एक एसपीवी एक तरीके की बनाई गई जिसका नाम सुट्टी है। अभी आप कहीं बार बार सुनते होंगे आईटीसी के शेयर सुट्टी के अंदर हैं और दूसरे और भी कई कंपनियों के शेयर जो सुट्टी के पास हैं, वो समय समय पर उनको बेच के जो पैसा जो है वो करते रहते। और उसी बाद 2003 में जो यूटीआई म्यूचुअल फंड नए रूप में जो सेबी कंप्लायंट यूटीआई म्यूचुअल फंड का जन्म हुआ, तो उसमें जो सेबी कंप्लायंट स्कीम थी पुराने यूटीआई म्यूचुअल फंड की, वो नए वाले यूटीआई म्यूचुअल फंड में ऐसी की ऐसी ट्रांसफर हो गई। जैसे आप जानते होंगे पहले मास्टर शेयर और दूसरा मास्टर प्लस, इस तरह की कई सारी स्कीम थी, तो वो इसमें उनके कुछ के नाम बदल गए, कुछ उसी नाम से चलती हैं। तो और कुछ स्कीम जो है जो पुराने फंड के नए में ट्रांसफर हुए क्योंकि वो कंप्लायंट नहीं थी, वो ट्रांसफर नहीं, वो सुट्टी में चली गई और उसमें जो है इस तरह का ये कंप्लायंट म्यूचुअल फंड आपको मिल गया। उसके बाद जो 63 से 87 तक वो यूटीआई वाज अलोन ओनली वन रेस, मतलब एक घोड़े की दौड़ थी, अकेला ही था, जो करना था जो वो करता था वही कानून था। और उसके बाद जो 1987 में सरकार ने क्या कदम उठाया कि पब्लिक सेक्टर के जो एजेंसीज हैं, जैसे कि बैंक है या कुछ इंश्योरेंस है, उनको अलाउ किया कि हाँ आप भी जो है इस बिजनेस में जो है पार्टिसिपेट कीजिए। तो उसमें सबसे पहला एसबीआई म्यूचुअल फंड आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर कर दिया उसको। उसके बाद कैन बैंक म्यूचुअल फंड, इंडियन बैंक, जीआईसी म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, पीएनबी म्यूचुअल फंड वगैरह जो इस दौरान में जो है आ गए। और ये दौर चला 93 तक, 93 से 97 से 93 तक। इसमें जो एयूएम था म्यूचुअल फंड का 6,700 करोड़ से बढ़ के 47,000 करोड़ तक जो है पहुंच गया। अब 93 के बाद जो दूसरा एक नए युग की शुरुआत हो गई, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर जो है को अलाउ किया गवर्नमेंट ने कि प्राइवेट सेक्टर को कि आप जो है म्यूचुअल फंड जो है अपना सेटअप कर सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर।
तो उसमें सबसे पहले जो है ये कोठारी पायनियर के नाम से जो है फ्रैंकलिन, जो आज आप जानते हैं, उसने सबसे पहला अपना फंड लॉन्च किया। और 1 दिसंबर 1993 को इन्होंने 2 फंड लॉन्च किया था। उसमें एक था कोठारी पायनियर ब्लू चिप फंड और कोठारी पायनियर प्रीमा फंड। आज भी वो फंड है और बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है दोनों की। पिछले आप देखिए 93 से अभी तक कितना हो गया, 27 साल हो गया। और ये था। उसके बाद एक एक करके बहुत सारे फंड आते गए। रिलायंस म्यूचुअल फंड 95 में आ गया, और फिर थोड़ा बाद में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड आ गया। इसी बीच में 96 में क्या हुआ है कि सेबी ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस जारी किए। 96 के बाद एक दूसरा फेज इसलिए गिनते हैं क्योंकि 93 से 96 तक प्योर प्राइवेट को एंट्री तो दे दिया, मगर बाजार में बहुत कुछ रेगुलेशंस नहीं था, तो जिसका जो मर्जी आता था, एंट्री लोड चार्ज करता था या कुछ करता था, सब अलग अलग जो है। तो मतलब रेगुलेशंस वर वेरी लूज, क्योंकि 92 में ही सेबी पैदा हुई थी और 93 में अलाउ किया। तब तक वो लोग अपना मार्केट का संभालने में लगे हुए थे, म्यूचुअल फंड की तरफ उन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं। तो 96 आते आते जो है इन्होंने जो म्यूचुअल फंड के लिए सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996, तो अभी आज भी जो है इनको उसके अंतर्गत जो है पावर मिली हुई है सेबी को, और उसी के तहत ये जो सर्कुलर जारी करके म्यूचुअल फंड के ऊपर जो है अपना रेगुलेशंस जो है और नियम कानून जो है लगाते रहते हैं। तो उसमें एक और उसके बाद एक और बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है, जो यूनियन बजट आया 99 का, उसमें क्या किया, म्यूचुअल फंड के डिविडेंड को टैक्स फ्री कर दिया। बाकी डिविडेंड पे उस समय तक टैक्स लगता था। फिर 2000 आई थिंक 3 के आसपास जो है वो इक्विटी डिविडेंड टैक्स फ्री हो गया। म्यूचुअल फंड का डिविडेंड पहले से टैक्स फ्री था। तो तब उसके बाद 2003 से 2007 तक जो बहुत ग्रोथ हुआ, और अभी जो आके आप देखते हैं उसके बाद जो है पिछले 1-2 साल में जो है क्या किया, पहले तो डिविडेंड को टैक्सेबल कर दिया इन दी हैंड, मतलब म्यूचुअल फंड को टैक्स देना है आपको डिविडेंड देने के पहले। और अभी इस साल जो अभी साल चालू हुआ, इस बार क्या हो रहा है आपको, इट इज टैक्सेबल, डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर, डिविडेंड इज टैक्सेबल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इज टैक्सेबल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इज टैक्सेबल। तो आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो टैक्स बेनिफिट पार्ट था वो खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले बताया कि अगर आपने अपने एज इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में और इवन थ्रू पीएमएस सर्विस आपने अगर 10 शेयर खरीदे, कोई सा एक शेयर आपका अप्रिशिएट हो गया, आपको लगता है कि और नहीं बढ़ेगा और उसको बेचना हमको, द मोमेंट यू सेल इट, यू इट मीन्स उस पे जो भी कैपिटल गेन्स टैक्स है या तो आपका बिजनेस इनकम आपको डिक्लेयर करते हैं उसको जो भी है, तो इमीडिएटली जो है उस पर टैक्स एप्लीकेबिलिटी जो है हो जाएगी। और आपको टैक्स जो है, आपको जानते हैं कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो आपको जिस दिन आपने बेचा और उसी दिन आपका उसका लाइबिलिटी हो जाता है, और आपको उसी क्वार्टर के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे 4 बार में होता है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। तो उसी डेट के पीरियड में आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन किया है जिसमें आपका कैपिटल गेन्स टैक्स का लाइबिलिटी बनता है, तभी उसको आपको जमा करना पड़ेगा 15 सितंबर, 15 जून, 15 दिसंबर और 15 मार्च के पहले। अन्यथा आपको जो है उसका ऊपर आप ब्याज देना पड़ेगा और पेनल्टी देना पड़ेगा। तो ये था 96 के बाद जो ये अभी जो चल रहा था टैक्सेशन के बारे में। अभी जो है उसके बाद एक एक करते करते बहुत सारा म्यूचुअल फंड अभी आ गया, 40 से ज़्यादा अभी है। उनमें कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हो गए हैं। सब अपना हिसाब से जो जैसे बिजनेस इसका चल रहा है उस हिसाब से कर रहे हैं। और इस बीच में एक और बहुत अच्छी बात हो गई। कई बार पहले क्या होता था कि आपको कोई कहीं आपने पैसा लगाया और वो कंपनी डूब गई या चली गई, भाग गई, कोई मिलता नहीं, आपको पता ठिकाना कुछ नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड में क्या हुआ है कि बहुत सारी म्यूचुअल फंड आई हैं और चली गई हैं, मगर आपका पैसे का उसमें कुछ हुआ नहीं, आपका पैसा जहां था वहीं है। म्यूचुअल फंड में ऐसा कानून बनाया हुआ है कि कोई म्यूचुअल फंड हाउस जिसकी दुकान उसको लगता है कि हमको जितना बढ़िया से चलना था उतना बढ़िया से नहीं चल रहा है, तो क्या करते हैं, वो अपना जो कारोबार जो है किसी दूसरे को बेच के, और वो पूरी जो स्कीम जो उसमें पैसा लगा हुआ है जो खरीदेगा उसके पास चला जाता है, वो मैनेज करता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो पहले वाले से दूसरे वाला जो अच्छा ही मैनेज करता है, ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, वो तो आपका मार्केट वाला रिस्क है। मगर इसमें ऐसा नहीं है कि ये सब कल ये दुकान बंद हो गई इसकी, तो कल हम कहाँ जाएंगे, किसके द्वार पे जाके खड़े होंगे। अब ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में एकदम ये सेफ्टी एस्पेक्ट जो जब से रेगुलेशंस आ गए उसके पहले
तो जो भी रहा हो, बहुत सारा प्लांटेशन में लोगों का पैसा डूब गया, कहाँ कहाँ कुछ अच्छा जरिया नहीं था पैसा जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो 90 से 2000 के बीच में कितना प्लांटेशन स्कीम आ गया, कितना, अभी तक भी सेबी उन पे कुछ पे कानून अभी तक मतलब डिसीजन कर रही है, किसी का कुछ पैसा मिलता है नहीं मिलता, ज़्यादा से ज़्यादा डूब जाता है। अब म्यूचुअल फंड में ये सब बिल्कुल भी है नहीं। आपने देखिए वो फाइडेलिटी नाम का एक म्यूचुअल फंड था, वो आया, दुकान बंद करके चला गया। इवन जो पहला आपका जो प्राइवेट म्यूचुअल फंड था, कोठारी पायनियर, कोठारी पायनियर नो मोर, इट वाज ए ज्वाइंट वेंचर बिटवीन कोठारी एंड पायनियर। तो पायनियर बाद में इसका नाम जो कोठारी जो निकल गया, इसमें आईटीआई पायनियर हो गया, बाद में आईटीआई पायनियर ने बेच दिया इसको फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को, तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन हो गया। आपको क्या फर्क पड़ता, आपका पैसा फ्रैंकलिन क्या बोलते कोठारी पायनियर प्रीमा फंड में लगा हुआ था, अभी ना हो ये फ्रैंकलिन इंडिया प्रीमा फंड में है, और परफॉर्मेंस आपकी एकदम फर्स्ट क्लास कुछ और जब ये चेंज हुआ था, फंड मैनेजर भी चेंज हुआ, सेम फंड मैनेजर पर कंटिन्यू, सेम मैनेजमेंट टीम, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट टीम, सब वही लोग काम कर रहे थे। तो ये इसका चला। उसके बाद में जो पीरियड आया, आप देखिए असेट मैनेजमेंट जो है 93 के बाद, ये 93 से दिखाया हुआ है, तो करीब बहुत कम, एक एक कितना कम था, और ये करीब 1 आध लाख करोड़ होगा। उसके बाद ये अभी अभी तो 27 क्या बोलते हैं, बढ़ता ही जाता है। और बीच में क्या क्या हो गया, कोठारी फाइनल का एंट्री दिखा दिया, एक्सचेंज फंड आ गए, कोलैप्स यूटीआई का हो गया जो बताया 2003 में, उसको बंद कर दिया गया। और ये सब बहुत सारे इंसिडेंट्स इसमें दिए हुए हैं, एंटी लोड बंद हो गया बीच में। तो ये था 2017 में जो सर्कुलर आया है, वो था सेबी का 6 अक्टूबर 2017 को। उसमें क्या किया, पहले म्यूचुअल फंड क्या करते थे, एक हाइब्रिड, कोई बोलता हाइब्रिड फंड है, कोई बोलता बैलेंस फंड है, कोई बोलता ये फंड है, कोई वो फंड है। तो इन्होंने क्या किया, उसको स्टैंडर्डाइज करके 5 तरह के फंडों में जो है तब्दील कर दिया। सारे म्यूचुअल फंड को ये आदेश दिया गया कि आपके पास जो भी फंड है वो 5 कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो वो क्या कैटेगरी होंगे, इक्विटी इक्विटी फंड होंगे, उनमें 10, इक्विटी के अंदर 10 वैरायटी, डेट के अंदर 16 वैरायटी है, हाइब्रिड के अंदर 6 वैरायटी है, और सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम के अंदर 2 वैरायटी, अदर स्कीम के अंदर 2 वैरायटी। तो ये कैटेगराइजेशन हो गया, ये सर्कुलर था, और इसको यहाँ पे आपको समझाया गया ये इसमें चार्ट के जरिए। इसके पहले क्या होता था, छोटा छोटा ये लिखा हुआ, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, कैपिटल प्रोटेक्शन, फिक्स मैच्योरिटी, मनी मार्केट, डेट, ये ब्ला ब्ला ये सब था। तो ये सब खत्म हो गया। तो अभी हम देखते हैं ये जून सितंबर की जो तिमाही गई है, उसमें AUM 27,60,000 करोड़ जो है हो गया म्यूचुअल फंड का। और फंड हाउस वाइज अगर देखते हैं तो वही SBI म्यूचुअल फंड जो है वो टॉप में चल रहा है 4,21,000 करोड़ के साथ में। उसके बाद HDFC 3,75,000 करोड़, और ICICI प्रूडेंशियल 3,60,000 करोड़, और बाकी सब जो है 2 लाख के नीचे है। उनमें मतलब 2 लाख से जस्ट क्रॉस किया हुआ है वो है आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड और रिलायंस यानी निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड। बाकी 2-3 इस तरह के हैं जिनका अभी कोई बिजनेस नहीं है, सहारा है उनमें, सेरई म्यूचुअल फंड है, और ये ट्रस्ट म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड के असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जून की तिमाही में 26.07 26,07,000 करोड़ जो है असेट थे, जो कि पहले फरवरी के एंड में 28 लाख करोड़ 29,000 उतना था, जो अभी घट गया था। तो ये 26 से अभी 27.78 हुआ अगस्त में, सितंबर में थोड़ा मामूली घटा है 27.74 में, 27,74,000 करोड़, 27.74 ट्रिलियन। ये जो है पिछले साल सितंबर महीने में 25,60,000 करोड़ की तुलना में अभी ये है 27,74,000 करोड़। तो इनका कंपोजिशन दिया हुआ है यहाँ पे। तो कंपोजिशन में इक्विटी ओरिएंटेड है, ग्रीन कलर की करीब 40-42% चल रही है वो, और जो ब्लू कलर की है वो डेट ओरिएंटेड है, तो ये 28 से 30-31% के बीच में चल रही है। बाकी ETF वगैरह वो 6-7%, 8% अभी हो गई, और लिक्विड एंड मनी मार्केट में 23-24% के अंदर में इसमें चल रहा है पिछला एक साल में, ये इनका है। तो इक्विटी में 42% था वो पहले, अभी 40 है, 39 और 38 हो गया था। वैल्यूएशन घटने से वो ऐसे भी घट जाता है, अभी वैल्यूएशन बढ़ेगा तो ये इम्प्रूव होकर 42-45 कुछ भी आ सकता है। ये है इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन का शेयर होल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग जो है वो है करीब मतलब पार्टिसिपेशन करीब 48% है AUM का, और इंडिविजुअल है 42%।
तो ये पिछले साल जो 54% था, 54% से अभी घट के 52% हो गया, और इंस्टीट्यूशनल जो 46 का 48 हो गया। तो अभी इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा जैसे जैसे, तो मार्केट में और मजबूती आएगी। अभी कुछ बीच में जो है एसआईपी वगैरह कुछ लोगों की फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से उन्होंने बंद किया हुआ है, वो अगर वापस बाजार में आएंगे और थोड़ा मार्केट में अप्रिसिएशन होगा मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में, तो फिर ये जो है वापस जो है हम जो है इसका शेयर इंडिविजुअल का उसमें बढ़ेगा। इंडिविजुअल जो है इंस्टीट्यूशनल में आपका डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इसको लोग बैंक वगैरह सब आते हैं। अगर कैटेगरी वाइज देखें तो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन का डेट ओरिएंटेड में जो है कम होता है, इंडिविजुअल का 41% और इंस्टीट्यूशन का 59% होता है। इक्विटी ओरिएंटेड में मेनली इंडिविजुअल का होता है, इंस्टीट्यूशनल 12% ही है। लिक्विड में अगेन मेनली इंस्टीट्यूशनल होता है 84% और इंडिविजुअल जो 16%। ईटीएफ वगैरह में भी मेनली जो इंस्टीट्यूशनल है और इंडिविजुअल का बहुत कम है। और दूसरा कंपोजिशन इन्वेस्टर होल्डिंग के हिसाब से करते हैं, तो इंस्टीट्यूशन का जो होल्डिंग है उसमें 38% दिया हुआ है डेट ओरिएंटेड, 10% इक्विटी ओरिएंटेड, 15% जो है ईटीएफ है, और 37% लिक्विड मनी मार्केट है। तो वो शॉर्ट टर्म का पैसा जो है मार्केट में रखते हैं। और जबकि इंडिविजुअल का जो है 68% इक्विटी ओरिएंटेड में रहता है, 1% जो है ये ईटीएफ वगैरह में है, 7% लिक्विड में है, और 24% डेट ओरिएंटेड स्कीम में। और जो ग्रोथ हुआ है इंडिविजुअल में भी हुआ ग्रोथ और इंस्टीट्यूशनल में भी ग्रोथ हुआ, येलो से जो ब्लू स्ट्रिप है उसमें, तो ये 13,83,000 करोड़ से 14,42,000 करोड़ हुआ इंडिविजुअल में। इंस्टीट्यूशनल में 11,76,000 करोड़ से 13,32,000 करोड़ हुआ, तो टोटल जो 25,60,000 करोड़ से 27,74,000 करोड़ जो एयूएम हुआ पिछले साल से की तुलना में इस साल के सितंबर में। तो अभी जो कैटेगराइजेशन हुआ है 2017 का, उसमें एक कैटेगरी जो है हाइब्रिड, जिनको पहले हम लोग बैलेंस फंड के नाम से जानते थे, उनको हाइब्रिड कैटेगरी में रखा गया। और इस कैटेगरी में जो है 6 प्रकार के फंड जो है अभी जो है बताए गए, प्रिस्क्राइब किए गए हैं 6 प्रकार के। तो पहले तो वो सभी जो है बैलेंस फंड में पहले भी ऐसा था कि 40% इक्विटी वाला बैलेंस फंड था आपको पास, 60 वाला बैलेंस फंड था, 65 वाला बैलेंस फंड था। लेकिन अभी उसमें भी कुछ फंड हाउस उसको कोई 20% वाला इक्विटी वाला बैलेंस फंड बनाते थे। तो इनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए इनमें जो है 6 वैरायटी के फंड कर दिए, और इनमें थोड़े से कुछ इनोवेशंस भी हैं, जो जैसे एक एक के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे तो उसमें वो पता लगेगा। तो सबसे पहला वैरायटी है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इसमें क्या है कि इक्विटी का परसेंटेज 10 से 25% के बीच में रहता है, और 75 से 90% जो है डेट होता है। और दूसरा वैरायटी अगर आप देखते हैं तो वो है हाइब्रिड बैलेंस हाइब्रिड फंड। तो बैलेंस हाइब्रिड फंड में क्या होगा, इक्विटी का परसेंटेज 40% से 60% का होगा, और डेट का भी 40 से 60 के बीच में होगा। मतलब 40 इक्विटी होगी तो 60 डेट होगा, और 60 इक्विटी होगी तो 40 डेट होगा। अब ये जो आपने दोनों देखे, इसमें 60% मैक्सिमम इक्विटी है, और जो पहले वाला है उसमें 25% मैक्सिमम इक्विटी है। तो ये इनका जो टैक्स ट्रीटमेंट है क्या होगा, डेट फंड का होगा। और बैलेंस फंड के साथ, बैलेंस हाइब्रिड के साथ एक दूसरा वैरायटी रखा है एग्रेसिव हाइब्रिड। एक एग्रेसिव है, ये बेसिकली कंजर्वेटिव में नाम में नहीं दिया, पर दूसरा जो में नाम में दिया हुआ एग्रेसिव हाइब्रिड, उसमें क्या है, इक्विटी का परसेंटेज 65 से 80% दिया हुआ है, और डेट इंस्ट्रूमेंट का 20 से 35% है। अब क्योंकि इसमें इक्विटी का परसेंटेज 65% दिया है, तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट जो इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह से होता है। तो एक फंड हाउस बैलेंस हाइब्रिड में या तो एग्रेसिव रख सकता है या सिंपल प्लेन बैलेंस हाइब्रिड रख सकता है। उसके अलावा तीसरा कैटेगरी है डायनेमिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज, जिसके बारे में ये प्रेजेंटेशन है। इसमें क्या किया गया कि इन इक्विटी और डेट में जो मैनेज करता है एसेट, फंड मैनेजर को छूट दी गई है, और उसके स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में और ऑफर डॉक्यूमेंट में जो भी उसको प्रेस्क्राइब्ड पैरामीटर्स दिए हैं, उसके अंदर वो परसेंटेज जो है इक्विटी और डेट की जो है कंट्रोल करता है, और उसी के अंदर वो रीबैलेंसिंग करता है महीने महीने।
तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही बात है कि इसमें क्या बैलेंसिंग होता है हर महीने, और वो जो रेंज है, रेंज ऑफ इक्विटी और रेंज ऑफ डेट, इट कैन वेरी फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। मतलब आप मान के चल सकते हैं 0 से 100 भी हो सकती है, 10 से 90 हो सकती है, या 20 से 80 हो सकती है। दोनों की भी, इक्विटी भी 20 से 80 तक हो सकती है, तो डेट भी 20 से 80 तक हो सकती है। तो इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को दिया हुआ है, जिसके हिसाब से वो मार्केट की कंडीशन को देख के अपना अलोकेशन इक्विटी और डेट में जो चेंज करता रहता है, और हर महीने उसको जो भी उसका जो मैंडेट है उसके हिसाब से वो बैलेंसिंग करता है। इस प्रकार से प्रॉब्लम इसमें क्या आती है कि इसका ना तो कोई स्टैंडर्ड टैक्स ट्रीटमेंट में परेशानी आती है। अगर आपका इक्विटी एलोकेशन 65% से कम हो गया तो देन इसको डेट फंड में ट्रीट किया जाएगा, और इक्विटी एलोकेशन अगर 65% से ज़्यादा रहता है तो इक्विटी फंड में ट्रीटमेंट होता है। तो ये एक इसमें इशू है कि जब भी आपको बैलेंस एडवांटेज फंड में या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो पहले जान लीजिए कि उसमें क्या मैंडेट है, कितना मिनिमम इक्विटी एलोकेशन है। अगर मिनिमम 65% है इक्विटी एलोकेशन तो आपको परेशानी नहीं है, इक्विटी फंड में उसका टैक्स ट्रीटमेंट होगा। और अगर जो वेरिएशन है 20 से 80 तक अलाउड है, तो वो उसके जो है टैक्सेशन में थोड़ा इशू आता है। उसके अलावा क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है तो बार बार फंड मैनेजर स्विच करता है बेस्ड ऑन इज गिवन पैरामीटर, लेट अस से प्राइस इक्विटी और प्राइस बाय बुक ऑफ द बेंचमार्क। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा स्विचिंग करते हैं तो आपका कॉस्ट, आपका गलती होने का चांस बढ़ता है, और आपका कॉस्ट भी बढ़ता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ता है। तो वो एक इशू रहता है। और उसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। उसमें 3 प्रकार के एसेट रखने होते हैं, और हर एक प्रकार के एसेट में मिनिमम 3% रखना होता है, और बाकी जो विद इन एसेट क्लास कोई प्रेस्क्राइब जो है और 10% के अलावा और कोई उसमें प्रेस्क्राइब सीलिंग और वो नहीं है, थ्रेशोल्ड नहीं है। उसके अलावा एक बहुत मज़ेदार फंड है, वो है आर्बिट्रेज फंड। तो आर्बिट्रेज फंड बेसिकली क्या करता है कि वो जो मार्केट में है, इक्विटी मार्केट के अंदर ही, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में उसको 65% इन्वेस्टमेंट करना है। मगर वो क्या करता है कि बीएससी और एनएससी के भाव में अगर डिफरेंस है तो बीएससी का भाव ज़्यादा है वहाँ पे बेच देगा, एनएससी का भाव कम है वहाँ पे खरीद लेगा। तो उस प्रकार से यह शेयर कैश में और डेरिवेटिव मार्केट में जो डिफरेंस है उसको आर्बिट्रेज का फायदा उठा के ये फंड मैनेजर काम करता है। तो इनमें क्या है कि इनको माना जाता है कि ये जो है सेफ्टी देते हैं और रिटर्न डेट फंड के देते हैं, और इनमें जो टैक्सेशन है इनका वो इक्विटी फंड जैसा होता है। तो ये आर्बिट्रेज फंड की खास बात है। आगे और डिटेल में अगर भविष्य में जैसे भी टाइम मिलता है हम इनकी चर्चा करेंगे, बट ये बड़ा मतलब एक विचित्र टाइप का फंड है। उसके अलावा इक्विटी सेविंग्स फंड एक वैरायटी है। इसमें जो है 65% ऑफ टोटल असेट मिनिमम जो इक्विटी में रहेंगे, और मिनिमम 10% जो है वो टोटल असेट मिनिमम हेज्ड अनहेज्ड जैसा उसके स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में दिया गया है। लेकिन इक्विटी में 65% रहेंगे तो आपका जो है टैक्सेशन की प्रॉब्लम खत्म होगी, टैक्सेशन जो इक्विटी फंड जैसा होगा। तो ये 6 वैरायटी है। और म्यूचुअल फंड के लिए दिया हुआ है कि जो ये जो वैरायटी दिया हुआ बैलेंस हाइब्रिड जैसा पहले बताया, और एग्रेसिव हाइब्रिड, इन दोनों में से एक ही रख सकता है। तो मतलब यहाँ पे 7 दिए हुए हैं, 7 में से फंड हाउस कोई इन दो में से क्योंकि एक रखेगा तो 6 वैरायटी के फंड ही रख सकता है। तो बेसिकली होता क्या है, बैलेंस एडवांटेज फंड में आपको इन्वेस्ट कब करना है कि आपका कम से कम 5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ये मतलब मान के चलिए, तभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसमें उम्मीद ये की जाती है कि आप जो है इन्फ्लेशन एडजस्टेड और फिक्स्ड इनकम से ज़्यादा रिटर्न इसमें आपको मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये करते क्या है कि जैसी मार्केट बढ़ता है ये इक्विटी एलोकेशन घटा देते हैं, और जैसी मार्केट घटता है इक्विटी एलोकेशन बढ़ा देते हैं। तो मार्केट अगर तेज रफ्तार से बढ़ता चला जाएगा तो दे लूज दैट अपॉर्चुनिटी, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। और नुकसान जब होता है, मार्केट घटता है तो इक्विटी एलोकेशन ये लोग बढ़ाता है, उस समय घटे हुए बाजार में बढ़ाता है, तो उसमें इनको थोड़ा फायदा मिलता है। तो एक रेंज में इनका रिटर्न रहता है। फंड मैनेजर जो है, जो भी उसको बेंचमार्क पैरामीटर्स और दिए हुए होते हैं उसी के हिसाब से वो इक्विटी में अलोकेशन घटाता बढ़ाता रहता है, और हर महीने उसको रीबैलेंसिंग करना पड़ता है।
तो ये एक्चुअली कंजर्वेटिव एक इसमें एडवांटेज ये है कि अगर आप अलग से अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे इक्विटी में और डेट में, और फिर उसको मार्केट देख के उसको जो है डेट को बेच के इक्विटी में ले जाएंगे और इक्विटी को बेच के डेट में ले जाएंगे हर महीने, तो उसके आपके ट्रांजैक्शन और मॉनेटरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वो कॉस्ट जो है ये आपकी इसमें घट जाती है, और फंड मैनेजर विल डू ऑल दोज थिंग ऑन योर बिहाफ। तो जैसे मान के चलते हैं कि निफ्टी का पी 25 हो गया तो मार्केट ओवर हीटेड है, आप जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जो है घटा दीजिए, और 15 हो गया या 12 हो गया तो पूरा इक्विटी में चले जाइए। तो उस तरह के पैरामीटर्स को मान के ये फंड का बेसिकली डिजाइन हुआ है, और अपने आप करने की बजाय फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दिए ये निर्णय। तो उसमें क्या है कि जो आपके साथ इंडिविजुअल का जो ग्रीड एंड फियर का जो वजह से जो गलत डिसीजन होता है वो डिसीजन से बच जाए, क्योंकि वो जो फंड मैनेजर है उसको कुछ पैरामीटर्स दिया हुआ है, उसी के बेसिस पे वो डिसीजन करता है, अपना स्विच करता है इक्विटी टू डेट से अलोकेशन मनी स्विच करता है, और डेट से इक्विटी और इक्विटी से डेट मार्केट की जो है फंडामेंटल जो भी ये बेंचमार्क उसको स्पेसिफाई किया उसके हिसाब से वो चेंज करता रहता है। और इसमें वही है कि जब अगर टैक्सेबिलिटी का तो प्रॉब्लम इसमें आता है, जब टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं तो अगर 65% मिनिमम इक्विटी में है तब तो प्रॉब्लम नहीं है, ट्रीटेड एज इक्विटी फंड की तरह से उसका टैक्सेशन होगा। और अगर क्योंकि कुछ कुछ फंड जो 20 से 80% तक इक्विटी में वेरिएशन परमिट करते हैं, कुछ 10 से 90 तक भी परमिट करते हैं, तो उनमें थोड़ा टैक्सेशन का इशू आता है। उसी प्रकार जो है कैपिटल गेन्स जिस प्रकार से टैक्सेशन होगा उसी प्रकार से कैपिटल गेन का टैक्सेशन आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, और उसी वो पेमेंट करना पड़ेगा। और क्योंकि वो स्विचिंग जो फंड मैनेजर करता है वो फंड मैनेजर से आपका टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं होगा, जो पहले सबसे शुरू में बताया हुआ है, टैक्स इफिशिएंसी होती है म्यूचुअल फंड में, और आपका मतलब असेट एलोकेशन मार्केट के हिसाब से चेंज हो रहा है और आपका टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रहा है, ये इसका एक एडवांटेज है। डिविडेंड का जैसा इस साल में हो गया, डिविडेंड हैज बिकम टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर। जो भी आपका डिविडेंड अगर प्लान में आप इन्वेस्ट करते हैं, वैसे डिविडेंड प्लान में इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल नहीं है, मगर यदि आप डिविडेंड प्लान में इन्वेस्ट करते हैं और आपका डिविडेंड 5000 से ज़्यादा है तो उस पर टीडीएस होगा 10%, और बाद में आपका इनकम जो भी स्लैब है उसमें वो टैक्स होगा। जिस स्लैब में आते हैं आप 10% में आते हैं, या नई वाली जो है 5, 10, 15, 20 वाली उसमें जिसमें भी आते हैं उसी में वो टैक्स होगा। बैलेंस एडवांटेज फंड में जो मेन ट्रेंड है जो इनकी लॉन्च कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा फंड हाउस कोशिश ये कर रहे हैं कि इक्विटी का जो परसेंटेज है वो 100 से 65 के प्रतिशत के बीच में रखा जाए, और डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का परसेंटेज 35 से 0 के बीच में रखा जाए, जिससे जो उनका कैटेगराइजेशन टैक्सेशन पर्पज के लिए इक्विटी फंड में हो। और जो ये दूसरे वेरिएंट वाले रख रहे हैं उनकी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पॉपुलर यही है। जो बड़े बड़े फंड हाउस रख रहे हैं ये बैलेंस एडवांटेज फंड, तो वो मिनिमम 6500 वाला जो है फार्मूला ये अपनाते हैं, और उसी हिसाब से वो जो अपना बेंचमार्क जो है क्रिसिल हाइब्रिड इंडेक्स है 35+65 का, वो एग्रेसिव इंडेक्स कुछ बनाया हुआ है, तो उसको उसको बेंचमार्क के लिए जो है इस्तेमाल होता है। और जहाँ तक इसका मतलब समझने के लिए ये जो नीचे एक छोटा सा चार्ट दिखाया, उसमें जैसे इक्विटी वैल्यूएशन ऊपर जाता है तो इक्विटी में एक्सपोजर कम करता है फंड मैनेजर, और जब इक्विटी वैल्यूएशन नीचे जाता है तो प्राइमरीली क्या है कि कम भाव में खरीदते हैं शेयर और ज़्यादा भाव में शेयर बेच के डेट में जाते हैं, और जब कम भाव होता है तो डेट बेच के इक्विटी में आते हैं। तो प्रीमा फेची लगता है बहुत अच्छा है, और अच्छा है भी मतलब एक लेकिन लंबे समय में क्या होता है कि मार्केट में ऐसा माना जाता है कि टाइमिंग मार्केट को कोई कर नहीं सकता, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें आपका रिटर्न जो है वो सीमित हो जाता है। मतलब क्या, दोनों तरफ आपने जो है थोड़ा उसको एक रोक लगा दी, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, तो मतलब बहुत घटेगा नहीं और बहुत बढ़ेगा भी नहीं, उस तरह के रिटर्न इनसे मिलते हैं। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया है एडल्विस बैलेंस एडवांटेज फंड क्या करता है, 30 से 80% तक जो इक्विटी में एक्सपोजर अलाउ करता है।
L&T बैलेंस एडवांटेज फंड ने बहुत सारे पैरामीटर दिए, कुछ पैरामीटर ये फंड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, बट उसमें क्या है अलोकेशन के लिए इंटरेस्ट रेट साइकिल, डिविडेंड यील्ड, अर्निंग यील्ड, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, मीडियम लॉन्ग टर्म आउटलुक, तो ये बहुत सारे पैरामीटर दिए हैं डिसाइड करने के लिए कितना उसको रखना है, बट लिमिट डिसाइड नहीं किया। डीएसपी का एसेट एलोकेशन फंड है, तो उसमें एसेट एलोकेशन मीन्स बैलेंस एडवांटेज एक ही चीज है वो। उसमें क्या किया 20 से लगा के 90% तक इक्विटी एलोकेशन हो सकता है, और आर्बिट्रेज इंस्ट्रूमेंट में भी हो जा सकता है, तो इस तरह का वो किया हुआ है। और मोतीलाल ओसवाल का जो है उसमें 65 से 100% तक इक्विटी हो सकता है। आदित्य बिरला का जो है उसमें क्या कुछ इंटरनल कुछ पैरामीटर्स बनाए हुए पी बेस कुछ मॉडलिंग किया हुआ है, उसके बेसिस पे वो नेट इक्विटी एक्सपोजर डिसाइड करता है, कुछ लिमिट सेट नहीं किया। इन्वेस्को इंडिया का जो है इसमें 0 से 100% दिया हुआ है, इक्विटी कैन गो टू 100%। तो इस तरह का है, जीरो भी हो सकता है जैसा पहले हमने बताया था कि इनमें कोई लिमिट नहीं है, और जो जितना लिमिट नहीं होगा उतना फंड मैनेजर जो है बहुत ज़्यादा स्विचिंग करेगा तो कॉस्टिंग आएगा, और देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग गोइंग बैड इन डिसीजन मेकिंग। वैसे क्या है कि मार्केट बढ़ना शुरू हुआ और आपने इक्विटी एक्सपोजर घटा दिया, और एक अगर मान लिया जैसे 2-3 साल तक बाजार बढ़ता ही रहता है तो आपका इक्विटी में एक्सपोजर है नहीं, एंड यू लूज दैट अपॉर्चुनिटी, तो उस तरह का इसका डिसएडवांटेज रहता है। तो ये कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड की हमने कंपेरिजन किया। 21 फंड हाउस के फंड है जिनका एक्चुअली इसमें कैलेंडर ईयर का जो है रिटर्न कंपेयर किया गया है। इसके पहले के भी थे उसमें, वो अब बाहर निकल गए। उसमें 2011 में सभी का करीब करीब रिटर्न नेगेटिव था, 12 में पॉजिटिव था, जो भी स्कीम एग्जिस्टेंस में थी, 13 में पॉजिटिव था, 14 में पॉजिटिव था, 15 में 1-2 का नेगेटिव हो गया, 16 में 2 का नेगेटिव हो गया, और 17 में सभी का पॉजिटिव था, 18 में ये जो है 3 का नेगेटिव हो गया, और हाईएस्ट जो है यहाँ पे देखते हैं आपको 28% और 50% तक जो है रिटर्न मिला एक साल में, और लोएस्ट में माइनस भी गया है। और ये जो ITI बैलेंस एडवांटेज नजर आई है, अभी लॉन्च हुआ नया है ये, पहले एक्चुअली ITI जो म्यूचुअल फंड है, पहले फर्स्ट म्यूचुअल फंड आने वाला था हिंदुस्तान में, वो कोठारी पायनियर के रूप में, फिर ये ITI पायनियर था, उसमें पायनियर वाज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ ITI पायनियर। ये पहले चला गया था फ्रैंकलिन को बेच के, अभी फिर वापस आ गया, तो इस तरह का चलता रहता है। दूसरा तरीके से कंपेयर किया, इसमें पहले वाली जो टेबल है उसमें AUM नहीं दिया हुआ था, इसमें AUM दिया हुआ है, और इसमें कंटिन्यूस पीरियड की जो परफॉर्मेंस देखा गया। तो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड के पास जो AUM है वो 34,000 करोड़ का हाईएस्ट है, मगर परफॉर्मेंस इस साल की -10% है। ITI की जैसे उसमें भी देखा -13 है इस साल की, और SBI बैलेंस एडवांटेज, इनकी 3 की माइनस है। बाकी ईयर टू डेट बड़ौदा बैलेंस फंड छोटा है, 672 करोड़, 15% रिटर्न दे दिया उसने, और पिछले एक साल में 18% दे दिया। तो इस तरह का कुछ भी है, डोंट गो बाय दिस स्मॉल साइज फंड एंड गिविंग हाईएस्ट रिटर्न, उसको देख के उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो कम से कम हमारा जो सुझाव रहता है कि आपको फंड का साइज देखना है कि वो 1000 करोड़ होना चाहिए, और उसका 5 साल का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इनमें एक्चुअली अभी बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे हैं जिनका 5 साल का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड नहीं है, तो उनका इत्तेफाक से AUM भी ज़्यादा से ज़्यादा का कम है। तो वो दोनों चीज करके फिल्टर आउट कर दीजिए, और उसके बाद जो आप चुनते हैं उसका बेंचमार्क देख लीजिए, उसके पैरामीटर्स देख लीजिए, टैक्सेशन का क्या रहेगा वो सब सोच समझ के, उसके बाद अगर समझ में नहीं आता तो टेक हेल्प ऑफ सम एडवाइजर, एंड you can write to us on comment box if some kind of help is required. So this is all about balance advantage fund, and hope that this will be useful to you, because क्या है अभी 21 फंड हाउस के बैलेंस एडवांटेज फंड है, और हमारे पास यहाँ पे करीब 40 फंड हाउस हैं। तो अभी भी और नए नए NFO के रूप में आपको मिलेंगे, बहुत मार्केटिंग होगा उसका, और आपके पास आएगा बैलेंस एडवांटेज फंड है, ये है वो है।
तो उसमें जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, करने में बुराई नहीं है, मगर पहले जान लीजिए कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या उसमें प्लस है क्या माइनस है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किसी प्रकार का कोई क्वेरी है, जानकारी चाहिए इससे संबंधित या किसी और म्यूचुअल फंड से संबंधित, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए। जरूर आपको एश्योर करते हैं कि आपको उसका जवाब जो है कमेंट में मिलेगा। और बाकी जो भी कुछ जानकारी, संबंधित जानकारी रहती है, टैक्सेशन रिलेटेड हुआ, फंड से रिलेटेड हुआ, फंड की परफॉर्मेंस से रिलेटेड हुआ, और रेगुलेशंस वगैरह से रिलेटेड हुआ, तो वो जानकारी हम समय समय पे जो शेयर करते रहते हैं। वो हमारा ट्विटर हैंडल है व्यूसांसी2, इसके थ्रू भी हम जानकारी शेयर करते हैं, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। तो ये है, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।